Saudi ki teams only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए चंगान L7 का टेस्ट ड्राइव रिव्यू लेके आए हैं। मेरे साथ जो हैं इनके प्रोडक्ट मैनेजर मुबशर साहब हैं और ये आपको इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। ये गाड़ी जो है ये 3 वेरिएंट्स में लॉन्च की थी 11 जनवरी 2021 में। और अगर आप इसकी लेटेस्ट प्राइसेस अपने शहर में ऑन रोड प्राइस देखना चाहते हैं इंक्लूसिव ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस, तो आप यहाँ पॉपअप बैनर पे क्लिक करके देख सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको ख़ास तौर पे बताता चलूँ कि ये CKD यूनिट है, जो जितने भी आप पहले रिव्यूज़ देख चुके हैं इसके फर्स्ट लुक और शोरूम से जो गाड़ियाँ आप देखते रहे हैं वो CBUs थे, इम्पोर्टेड यूनिट से। ये पहला लोकली असेंबल्ड यूनिट का रिव्यू आपके लिए हम लेके आए हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताते चलूँ कि ये टॉप ऑफ द लाइन L7 लूमियर वेरिएंट है 1.5 DCT। इसका हम फर्स्ट लुक रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं CBU का। अगर आप इसके डिज़ाइन और इसके फीचर्स डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पॉपअप बैनर पे क्लिक करके आप पार्क व्हील्स की वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू मुबशर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपॉर्चुनिटी दी इस टेस्ट ड्राइव की। चंगान L7 की जो बुकिंग थी वो 11 जनवरी को ये प्रॉपरली लॉन्च की, जिस पे इसकी प्राइस भी रिवील की गई और इसकी बुकिंग शुरू होगी। और एक न्यूज़ आई कि 17,000 यूनिट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही एग्जैजरेटेड नंबर है आई थिंक। अच्छा, इनिशियली हमने जब डेब्यू किया था 5 दिसंबर को, तो जो है उस टाइम पे हमने जो है ये अनाउंस किया था कि हम लकी ड्रॉ करेंगे और 1000 लकी विनर्स को फ्री मेंटेनेंस पैकेज देंगे। तो उसी के साथ हमने 31 को ये बंद कर दी थी इसकी बुकिंग का प्रोसेस, प्री बुकिंग का प्रोसेस। और 7 जनवरी को हमने लकी ड्रॉ अनाउंस की थी, जिसमें ये 1000 लकी विनर्स अनाउंस किए थे। तो 17,000 इसकी टोटल प्री बुकिंग की ओवरऑल टर्नओवर था। तो आई जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई कि ये 17,000 प्री बुकिंग की क्वांटिटी। सो ये जो अभी इस गाड़ी में जिसमें बैठे हुए हैं ये लोकली असेंबल्ड यूनिट है और ये चंगान की जो असेंबली प्लांट है उसमें असेंबल हुआ है। और जो है ये आई थिंक अभी जो ये लोगों को मिलेंगे वो यही लोकली असेंबल्ड यूनिट होंगे। एग्जैक्टली यही यूनिट्स होंगे। पोर्ट कासिम पे बाकायदा इसका CKD ऑपरेशंस का प्लांट लगा लिया है और तमाम गाड़ियां हम वहीं पे प्रोड्यूस और असेंबल कर रहे हैं। इस वक्त जो प्लांट है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या है? इसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल शिफ्ट की 30,000 यूनिट्स की है। ठीक है। और अगर इस L7 पर्टिकुलर इस मॉडल की बात करें तो इसकी क्या कैपेसिटी है? ओवरऑल क्योंकि ये असेंबली प्लांट की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, तो इट डिपेंड्स के विच मॉडल यू वांट टू मेक। तो L7 भी हम इतनी बना सकते हैं। टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करते हैं। और आई थिंक अगर इसके इंजन की बात करें तो ये 1480 सीसी इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 135 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली ऐसा है। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी है, दैट्स यूरो 5 इंजन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो लोगों को बताते चलूँ यूरो 5 एक एमिशन स्टैंडर्ड है जो एनवायरनमेंट को ग्रीन रखता है। जी। तो चंगान का अपना डिज़ाइंड इंजन, पेटेंटेड बाय चंगान, एंड इन इट्स क्लास इट ऑफर्स बोथ एफिशिएंसी एंड योर एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस। तो ये ब्लू कोर इंजन की टेक्नोलॉजी है जो चंगान अब अपने तमाम इंजन्स में दे रहा है और दे मेंट टू बी रिलायबल, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। कंपनी क्या क्लेम कर रही है इसकी फ्यूल एवरेज? जो हमारी मैं पहले इसको क्लियर कर दूं कि फ्यूल एवरेज में वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर, ड्राइविंग कंडीशन, फ्यूल कैसा है, आपका ओवरऑल स्टांस कैसा है, गाड़ी चलाते हुए आप अग्रेसिव तो नहीं है, तो उस सब की बेसिस पे जो हम लोगों ने टेस्ट किए हैं तो वी आर गेटिंग 14 to 16 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि इसका एवरेज हमें मिल रहा है। अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये 5 स्पीड DCT है। DCT क्या टेक्नोलॉजी? DCT नई टेक्नोलॉजी है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन इसको कहते हैं। इसमें होता ही है कि 2 क्लच पैक्स इंकॉर्पोरेटेड हैं इसके गियर बॉक्स में। तो जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ गियर है वो एक क्लच पैक के साथ है और सेकंड और फोर्थ गियर दूसरे क्लच पैक के साथ है। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम 2 गियर्स इसके एंगेज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम फर्स्ट गियर में अगर जा रहे हैं तो जो है सेकंड गियर
दूसरे क्लच के साथ इंगेज्ड है, तो बड़ी स्मूथ शिफ्टिंग होगी। जब भी आपने इसको थ्रॉटल दिया और आपने दूसरा गियर डिमांड किया गाड़ी से, तो स्मूथली सेकंड गियर इंगेज हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यूअर्स को इसका डेमो भी दे देते हैं। लेफ्ट साइड पे जो ये फुली ऑटोमेटिक चलती है, राइट साइड पे इसका स्पोर्ट्स मोड है जी, एस दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्स मोड है। इस पे ये आई थिंक ज़्यादा आरपीएम पे शिफ्ट करती है। हाँ जी, इसका तो रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है। अगर मैं इसको ये इधर लेके जाऊँ जी, तो ये अब आप स्पोर्ट्स मोड में आ गए। सो अब मैं हाई आरपीएम पे गाड़ी शिफ्ट करेगी, और इसके अलावा मैं इसको यहाँ से डाउन शिफ्ट भी कर सकता हूँ जी, इसमें ट्रिप्टॉनिक एम्बेडेड है। और मुझे राइट साइड पे जो है गियर की इंडिकेशन भी आ रही है। अभी हम 4th गियर में हैं, ये 3rd में चले गए। सो अब मैं इसको मैनुअली 4th में लेके गया और ऐसे ही 5th में ले गया। बिल्कुल ठीक है, तो जो है आपको एक ही ट्रांसमिशन से 3 मुख्तलिफ ड्राइव्स का मज़ा आता है। अगर आप मैनुअल को प्रेफर करते हैं तो आप ट्रिप्टॉनिक पे डालें और गाड़ी को अपने हिसाब से चलाएं। नहीं ये जो है नंबरिंग जो है इधर नहीं लगनी चाहिए थी। अच्छा, इसका जो है ओवरऑल, क्योंकि ये गाड़ी इटालियन डिज़ाइन है, चंगान का R&D सेंटर डिज़ाइन का वो इटली में लोकेटेड है और ये यूरोपियन डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स पे बनती है। तो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं वो जो है एज स्टैंडर्ड हम लेते हैं। तो इसलिए जो आपको यहाँ पे P और जो भी नंबरिंग है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे दिख रही है, क्योंकि इससे फंक्शनैलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको एज स्टैंडर्ड लेफ़्ट पे रखा गया। इसी तरह जो हैंड ब्रेक की लोकेशन है वो भी बड़ी एर्गोनॉमिकली पोजीशन किया गया, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में भी हमें इधर ही देखने को मिलता है। और इसी के साथ जो कप होल्डर्स हैं उनसे जो है आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये पहली मार्केट है आई थिंक जिसमें ये राइट हैंड ऑफर हो रही है। चंगान एल्सन जो है पहली राइट हैंड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसके अलावा आपने एक अच्छी चीज़ की है कि इसके इंडिकेटर जो हैं वो राइट साइड पे रहने दिए हैं। चाइनीज़ जो ओरिजिन कार्स होती हैं उनका लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर हो जाता है और राइट साइड पे वाइपर हो जाता है, और तो अक्सर ही कोई दूसरा ड्राइवर बैठे तो वाइपर चला देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी शिकायत हमारे फोरम्स पे लोगों ने लिखा हुआ था कि इसका एक रिवर्स लाइट है और एक फॉग लैंप है और ऑपोजिट साइड पे है, वो लेफ्ट के हिसाब से आपने रखा हुआ है। अच्छा, एज़ पर यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल को मीट करते हुए आपको जो है फॉग लैंप, रियर फॉग लैंप देना कंपलसरी है। तो यहाँ से वो डिराइव होता है कि इसमें एक रिवर्स लैंप जलता है, एक फॉग लैंप जलता है। बाकी जो उनकी लोकेशन है, अगेन लाइक द स्टैंडर्ड जो हम गियर बॉक्स की बात कर रहे थे, बाय डिज़ाइन फंक्शनल एलिमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसको स्टैंडर्डाइज यूरोपियन उस पे कर दिया गया है। अच्छा, और इसका जो फॉग लैंप है उसका कंट्रोल यहाँ दिया गया है, रियर फॉग लैंप। बिल्कुल, अगर हम लाइट लैंप ऑन करेंगे और फिर करेंगे तो ये इंडिकेशन आ रही है। फॉग लैंप, रियर फॉग लैंप इसका ऑन हो गया है और हेड लैंप्स ऑन हुए हैं। ठीक है। कि सस्पेंशन की बात करें तो वो आई थिंक क्लोज टू सिटी है, जो होंडा सिटी आती है, थोड़ी स्टेप साइड पे है, लेकिन उससे इसकी जो स्टेबिलिटी है आई थिंक वो अच्छी है। अगर हम इसकी कैबिन नॉइज़ की बात करें तो अभी मैं इसको चला रहा हूँ, ये आप व्यूअर्स इसकी रेव साउंड सुन सकते हैं। दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल के इंजन की आवाज़ आ रही है, बट इसको मैं हाईवे पे चला के आया हूँ तो मुझे कैबिन नॉइज़ जो है इस कैटेगरी के हिसाब से मुझे इसकी कम लगी है। और दूसरी बात मैं करूँगा कि इसकी सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, उन्होंने मुझे ग्रिप करके रखा हुआ है। इसके अंदर जो है परफोरेटेड लेदर की जो फॉल लेदर की हैं सीट्स, फॉल लेदर बेज सीट्स हैं, आइवरी बेज सीट्स। यस, ठीक है। अच्छा, ये आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज एन आफ्टर थॉट। मुझे बेज जो कलर है आई थिंक बाकी गाड़ी में कहीं भी नहीं नजर आ रहा सिवाय सीट्स के, और मुझे लग रहा है कि दे आर प्रोन टू गेट डर्टी वेरी इजीली। हमारे यहाँ का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो डार्कर इंटीरियर्स वार्म अप हो जाते हैं और उनसे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यही वाला टोन आपको सऊदी अरेबियन मार्केट में भी दिखेगा कि आइवरी बेज वहाँ सऊदी अरब में भी है, अगेन क्योंकि गर्म इलाकों में केबिन गर्म हो जाता है। और बाकी अगर हम इसकी इंटीरियर की बात करें तो मैंने ये देखा है कि इसका जो हार्ड टच प्लास्टिक है, और आई थिंक इस कैटेगरी की कार में हार्ड टच प्लास्टिक ही आता है। ये जो मटेरियल है आगे दिया हुआ, ये आप कह रहे थे इसको क्या कहते हैं? ये इमिटेशन कार्बन फाइबर, इमिटेशन कार्बन फाइबर है। ठीक है। और यही डोर्स में भी यही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो बेसिकली इसका 3 टियर इंस्ट्रूमेंट पैनल है। फ्रंट पे आपको लेदर स्टिचिंग टाइप का एक पैनल मिलता है, फिर ये इमिटेशन कार्बन फाइबर एंड देन ग्रेन्ड
प्लास्टिक, तो 3 टियर्स में डिवाइड हुआ है और ये फ्लो करता है पूरे आपके डोर्स पे भी वैसे ही आता है। तो अगर इसके अंदर मैं देखूं तो ये पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है, इसके साथ आपने ब्लू एक्सेंट का यूज़ किया है, ये पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ब्रश्ड एलुमिनियम है और जो यहाँ भी ब्रश्ड एलुमिनियम यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो इसके डोर हैंडल्स हैं आई थिंक वो भी उसी मटेरियल के, ब्रश्ड एलुमिनियम के, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, गाड़ी में अगर स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो मैं तो काफ़ी बंदा सोचता है कि मोबाइल किधर रखूँ, अगर पानी की बोतल लेके आया हूँ तो वो किधर रखूँ, तो इसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस कितनी है? स्टोरेज स्पेसेस इसमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म तरह की हैं। आपको कप होल्डर्स सेंटर माउंटेड ये मिल जाते हैं, फिर तमाम दरवाज़ों में बॉटल होल्डर्स और फाइल होल्डर्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो लार्ज स्टोरिंग स्पेसेस हैं उसमें ये डैश कंसोल है और सेंटर कंसोल है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो और ये ठीक-ठाक जगह है आर्म इसमें। रेस्ट भी है आपके लिए? आर्म रेस्ट भी है, बिल्कुल। तो मैंने नोटिस ही नहीं किया और मैं कंफर्टेबली ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये वॉलेट रखने की वॉलेट स्पेस, मोबाइल पे आपके डोर पे पॉकेट्स हैं और यहाँ पे भी आप मोबाइल वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और रियर पे भी जो डोर्स में हैं आपके बॉटल होल्डर्स हैं जी। अच्छा, तो फ्रंट पे मैं देख रहा हूँ तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग होने की वजह से आई थिंक मेरा जो ड्राइविंग पोस्चर है वो भी ठीक है, मेरी टांगें भी सही तरह एडजस्ट हो रही हैं। I'm 6 feet tall और आप भी आई थिंक सही बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन पीछे के लोग, जब मैं इसका ओपिनियन लेने गया था फर्स्ट लुक शोरूम पे जब गाड़ी आई थी, तो लोग शिकायत कर रहे थे कि हेडरूम और लेग रूम कम है पीछे का और 2 लोगों से ज़्यादा बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर लुमियर वेरिएंट की बात करेंगे, क्योंकि इसमें सनरूफ होता है तो थोड़ा सा सीलिंग लो होती है, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें इंडेंट है रूफ़ के अंदर अगर देखेंगे तो इंडेंट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हाइट। सो इंटीरियर क्वालिटी आई थिंक CBU की जो मुझे लग रही थी वैसी मुझे जो है CKD की लग रही है, जो फर्स्ट लुक में मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। एक्सटीरियर की बात करें तो अगर इंजन हाउसिंग की बात करें, इंजन बे की बात करें, उसमें मुझे पेंट क्वालिटी थोड़ा सा मुझे लगी है कि थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड है। अगर मैं पीछे पार्किंग सेंसर्स के अराउंड बात करूं तो उधर भी पेंट जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मार्केट में डिफरेंशिएट करते हैं? हॉल्समैन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अच्छा, अगर TPMS को हम यहाँ से एक्सेस साथ साथ हम व्यूअर्स को दिखाते भी रहते हैं तो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे TPMS का ऑप्शन है और ये आपको बताता है कि टायर प्रेशर इस वक्त कैसा है गाड़ी का। ऑल टायर्स आर डिनोटेड, एक साथ ही आते हैं, और इन केस कोई एक टायर में भी डिफ्लेशन होती है, टायर की हवा कम हो जाती है, तो आपको यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा और आपके स्पीडोमीटर क्लस्टर पे भी एक टायर प्रेशर की इंडिकेशन आ जाएगी। तो ये लाइक फर्स्ट जनरेशन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो अभी हाईटेक आए हैं, उसके अंदर ईच टायर के टेम्परेचर भी बताते हैं और ईच टायर का वो प्रेशर भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन इस कैटेगरी में ये अनसीन था, फर्स्ट टाइम है पहली इस सेगमेंट में। इसके अलावा जो सनरूफ है आई थिंक जो इस कैटेगरी सब कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी में पहली दफ़ा है। तो इसका जो है सनरूफ 2 वे है, यानी टिल्ट एंड रियर एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल। इसी के साथ इसमें एंटी पिंच का फीचर है, तो इन केस कोई खड़ा हुआ है या किसी का हाथ होता है तो ये सेंसर के तहत इसको डिटेक्ट करेगा और रिबाउंड कर जाएगा। इसमें मुझे सिर्फ एक शिकायत है कि जो रूफ सीलिंग है इसकी, वो अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा गैप, और आई थिंक ये अगर रेनी सीजन में आप ट्रैवल कर रहे हैं वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ओवरऑल क्योंकि व्हेन इट्स रेनिंग तो आप सनरूफ नहीं खोलते, तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई डोंट थिंक इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा इसके अंदर मुझे क्रूज कंट्रोल भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है कि एक स्मार्ट सेडान में क्रूज कंट्रोल इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इसको मैं एंगेज भी साथ साथ कर लेता हूँ, आप साथ बताई जाएँ तो। और ये कौन से स्पीड लेवल पे ये एंगेज हो जाता है? तो जैसी गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड पे आती है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इस बटन से। एक्टिवेट कर दिया, ये क्रूज एक्टिव हो गया। फिर इसमें टॉगल स्विच दिया हुआ है जिसको आप नीचे की तरफ अगर पुश करेंगे तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग स्पीड होगी उसको सेलेक्ट कर लिया इसने। तो राइट नाउ इट्स सेट एट 50 किलोमीटर पर आवर। सो व्यूअर्स, यहाँ जो है अभी हमें स्पीड नज़र आ रही है जी। आप इसी टॉगल स्विच से आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं 5-5 के इंक्रीमेंट से। हाँ जी, अब मैं बढ़ा रहा हूँ तो
अब 75 की कमांड दी है, तो ये ग्रेजुअली जो है 75 पे जा रही इंक्रीज है, कर लेगी। 70 पे किया है, तो ये थोड़ा कम इसने कर लिया है, लेकिन आई थिंक एक लीनियर फॉर्म में ये उसको एक्सेलरेट करती है। कोशिश इसकी ये होती है कि इसका जो ECU है वो प्रोग्राम्ड ऐसे हुआ हुआ है कि आपकी मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिले और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। और इसको डिसएंगेज करना हो तो इसको कैसे होगा? डिसएंगेज करने के 2 ऑप्शंस हैं। एक इसमें डिसएंगेजमेंट का बटन दिया हुआ है, वो हाँ, ये रहा, ये। और साइमल्टेनियसली अगर आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो उससे भी डिसएंगेज हो जाएगा। और अभी तक ये लाइट जल रही है, ये इसकी? लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि क्रूज की मोड एक्टिव है, तो एट एनी पॉइंट अगर मैं चाहूँ मैं दोबारा इसको रीएक्टिवेट कर सकता हूँ, टॉगल रीसेट कर को सकता हूँ, करूंगा तो फिर हो करेंगे गया। ये हाँ। रीसेट हो गया, और इसको दबाऊंगा मैं बटन को, तो ये डिसएंगेज डिसएंगेज हो गया। तो उसके बाद जी, से आप कुछ भी टॉगल स्विच से करते रहें, क्रूज इंगेज नहीं हो सकता। इसके अंदर दरमियान में स्पीडोमीटर की बात करें तो लेफ्ट साइड पे भी एक MID है, राइट साइड पे भी एक MID है जी। तो राइट साइड पे आपको कार की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मिल रही है। अच्छा, फॉर ये एग्जांपल टॉगल स्विच से मैं इसको कर सकता हूँ जी, वो लेफ्ट साइड से आप टॉगल कर लेंगे। तो अभी ये ट्रिप मीटर आ रहा है, अगर जी। मैं इसको दबाऊं तो ये एवरेज आ रही है, Fuel बट average आ रही दिस इज 8.2 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो ये 13-14 के करीब जी, अभी तो आ रही इसको है। करना ये होगा कि 100 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी फ्यूल एवरेज होगी। इसमें बेसिकली रनिंग एवरेज लेता है, तो 100 किलोमीटर तक मैंने जितना फ्यूल कंज्यूम किया होगा ये वो दिखाता है। आगे अगर हम चलें तो इसको टॉगल करें तो DTE आ रहा है, ये क्या है? डिस्टेंस टू एम्प्टी है ये। अच्छा। और ये शो करता है कि आपके अभी गैस जितनी टैंक में है उससे आप कितना किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर इसको दबाएं तो ये ट्रिप आ गया है। इसके ऊपर जो है वो टैकोमीटर है, RPM मीटर है। बट बिल्कुल। पर्सनली अगर मेरे से आप इसका फीडबैक लें तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो आई थिंक ओनली थिंग जो मुझे पुट ऑफ इसमें अभी तक कर रही है वो ये टैकोमीटर कर रहा है। सो राइट पे अगर हम देखें तो आपको फ्यूल की गेज मिल रही है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये गाड़ी बनी हुई है, ये क्या है? ये गाड़ी आपको बेसिकली इसके जितने भी डोर्स हैं उसकी इंडिकेशन सेपरेटली मिलती है, इंक्लूडिंग ट्रंक? इंक्लूडिंग द ट्रंक। अच्छा। तो जब आप दरवाज़ा कोई सा फॉर एग्जांपल राइट हैंड का खोलते हैं तो राइट साइड पे एक रेड बार आ जाएगी जिससे डिपिक्शन होगी कि राइट साइड का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इसके अंदर मैं सामने देख रहा था तो प्रोजेक्टर जो हैं इसमें हेलोजन लैंप्स हैं, और यहाँ मुझे एक लेवलिंग का भी ये ऑप्शन नज़र आ रहा था। और इसके अंदर एक मुझे ऑफ बात लग रही है कि नीचे आपने DRL दिए हुए हैं लेकिन फॉग लैंप्स नहीं दिए हुए, और DRL की जो पोजीशन है वो भी अनकन्वेंशनल है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, एज़ पर डिज़ाइन इसके अंदर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हैं, लेवलिंग डिवाइस की वजह से फॉग लैम्प की ज़रूरत ओमिट हो जाती है। तो जिस टाइम पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प अपनी बीम थ्रो करता है तो बड़ी यूनिफाइड और एक डायरेक्शन में होती है, और अगर मैं उसकी लेवलिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ तो फॉग लैम्प की ज़रूरत ऑटोमेटिकली ओमिट हो जाती है। तो यहाँ पे 5 लेवलिंग डिवाइस है जो कि आप देख सकते हैं इधर कोने पे। इसको जो है मैं बीम को सेट कर लूँगा एट हाई, और इफ़ आई वांट के अगर मिस्ट हुई हुई है, फॉग हुई हुई है, तो मैं इसको बिल्कुल राइट नियर टू माय हेडलैम्प वहाँ पे थ्रो करवा सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनर का बटन यहाँ मिल जाता है, और स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी इसके अंदर ये आती है। ये क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान की पहली लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है जिसमें स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट हुई है। स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी को लोग नॉर्मली एसोसिएट करते हैं फॉर एग्जांपल इको आइडल से। तो जो है इसमें ये फंक्शन है कि अगर आप फ्यूल बचाना चाहते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से आप किसी वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या आप सिग्नल पे रुकते हैं, तो ये गाड़ी को रोक देगा ऑटोमेटिकली, इंजन डिसएंगेज हो जाएगा, और जो है जैसे ही आप रेस पे या स्टीयरिंग घुमाते हैं तो जो है वापस इंजन ऑन हो जाएगा और आप चला सकते हैं। तो इससे फ्यूल की काफ़ी बचत हो जाती है। अच्छा, इसका 7 इंच फ्लोटिंग डिस्प्ले है जो आई थिंक मेरा ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्टिमल साइज़ है। ज़्यादा बड़ा होता है तो मुझे लगता है कि वो आपके व्यू को डिस्टर्ब कर रहा है। और HMI से कह रहे हैं ह्यूमन इंटरफेस, ये क्या बात है? अच्छा, ये जो पूरा इंटायर कॉकपिट है ये ड्राइवर ओरिएंटेड है। तो जो आप LCD का साइज़ कह रहे हैं वो बेसिकली इसीलिए ओरिएंटेशन ड्राइवर के हिसाब से रखी गई है कि आपका जो व्यू है वो जो है ऑब्स्टिकल नहीं हो। तो 7 इंच इसीलिए, एंड ह्यूमन मशीन इंटरफेस इसका एक एलिमेंट है जिसमें कन्फिगरेशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग है, कार सेटिंग्स में जाके आप इसके ह्यूमन मशीन इंटरफेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नॉर्मल गाड़ियों में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कन्फिगरेबिलिटी की अगर बात करते हैं
तो मैं इसके लॉकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ड्राइविंग ऑटो लॉक लिखा हुआ है। इसमें होता ये है कि स्पीड सेंसिटिव लॉकिंग है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू की 20 किलोमीटर मैं रीच करूँगा और उस टाइम पे डोर्स लॉक कर लेगी गाड़ी। इसी तरह पार्किंग ऑटो अनलॉक है, तो जिस टाइम पे मैंने गाड़ी टर्न ऑफ की, स्विच ऑफ करते के साथ ही बैरल से जब की निकालूंगा तो उस टाइम पे ये अनलॉक हो जाएगा। फिर ये 2 लॉक सिस्टम है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की हुई है, मैंने गाड़ी अनलॉक कर ली लेकिन मैं गाड़ी तक 1 मिनट के अंदर तक नहीं पहुंच सका, तो उस टाइम पे गाड़ी ऑटो लॉक कर लेगी अपने आप को। तो ये कन्वीनियंट फ़ीचर है। फिर इसी के साथ इसमें लाइटिंग के बहुत सारे सेटअप्स हैं जिसमें DRLs जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड ड्राइविंग में दिन के टाइम अगर गाड़ी चल रही है तो DRLs ऑन होते हैं, लेकिन मैं इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकता हूँ। तो ऑन एंड ऑफ का फंक्शन DRL का है। अच्छा, ये अच्छी बात है आई थिंक। जी बिल्कुल। और ये हेडलैम्प डिले क्या है? हेडलैम्प डिले इसमें वेलकम ब्रीदिंग लैंप है जो कि जब मैं गाड़ी स्विच ऑफ करूँगा तो थोड़ी देर तक इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन रहते हैं। तो उनकी सेटिंग है कि मैं कितनी देर तक इनको खुला रखना चाह सकता हूँ। तो 10 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड इस तरह इसको कंट्रोल कर सकता हूँ इसकी टाइमिंग को। कम्युनिकेशन, वन की कम्युनिकेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली जो आप अर्बन एरियाज़ में इसको चला रहे होते हैं तो उमूमन हम गाड़ी को लेन शिफ्ट करने के लिए पूरा जो है इंडिकेटर लैंप अंदर दबाते हैं। तो इसमें आप सिर्फ फ्लिक करेंगे तो एक दफ़ा फ्लिक कर लेते हैं तो ये इंडिकेशन लैंप जो है 3 दफ़ा जलेगा, उसके बाद ऑटो पे ऑफ हो जाएगा। मुझे इसको वापस ऊपर नहीं करना है। 7 टाइम्स में मैं करूँगा। 7 टाइम्स पे करेंगे तो 7 टाइम्स इंडिकेशन होगी। ठीक है। और ये नीचे AC सेट आ रहा है, ये क्या? जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी AC की सेटिंग्स कंट्रोल है। ये केबिन को जो है ना मेरे लिए प्रिपेयर कर देता है जब मैं गाड़ी में दाखिल होता हूँ या बाहर जाता हूँ। तो अनलॉक ऑटो वेंटिलेशन पे इसका जो एयर का ब्लोअर है ये 3 सेकंड तक ऑन होता है। जिस टाइम पे मैंने गाड़ी अनलॉक की 3 सेकंड तक ब्लोअर ऑन होगा और जो है जो भी एयर गर्म केबिन होगा उसको ये कूल डाउन कर देगा मेरे लिए। और जो ऑटोमेटिक ड्राइंग का इसका फंक्शन है वो उमूमन होता ही है कि अगर AC चलता हुआ आया है और हम गाड़ी को बंद करके चले जाते हैं तो इसके वेंट्स के अंदर जो है AC की कूल्ड एयर फंस जाती है, उससे जो है एक नमी सी और एक फाउल सी ओडर आ जाती है। उसको जो है निकालने के लिए इसका जो है ब्लोअर जो है जब आप लॉक करेंगे ब्लोअर थोड़ी देर के लिए ऑन होगा और जो भी डक्ट के अंदर एयर होती है उसको ये निकाल देता है, एक्सपेल कर देगा। तो आपका केबिन हर दफ़ा जो है फ्रेश और मज़ेदार एनवायरनमेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है। अच्छा, इससे ही हम AC की तरफ चलते हैं। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसके अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल AC है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो एक डिजिटल LCD पे है। तो अगर आप इसको यहाँ वार्म करें तो ये वार्म साइड पे आ जाता है और इसी तरह आपका वो इस इधर इंडिकेशन जो है ना ये पूरी आपको HMI पे भी नजर आ रहा है। तो आपने मेरे मुंह पे चढ़ा दिए HMI। हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको कहने के लिए हम एक एडजस्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये नॉर्मल AC की तरह एनालॉग AC है और आप इसको कह रहे हैं कि 8 स्पीड ब्लोअर है। ये तो गियर्स में आता था, तो ये क्या हमने 8 स्पीड कर दी? इसकी जो ब्लोइंग स्पीड है ये डिजिटली 8 स्पीड पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड की आपको 8 स्पीड्स मिलेंगी और जो है हॉट की आपको 8 रेंजेस मिलेंगी। फिर जो इसकी ब्लोअर की स्पीड है वो भी 8 स्पीड है। सो इफ़ आई टेक इट टू द टॉप तो 8 स्पीड पे ब्लोइंग फंक्शन अवेलेबल है और इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको हल्का भी कर सकता हूँ। और सारा डिस्प्ले जो है मुझे फ्लोटिंग स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एट एनी पॉइंट ड्राइवर को जो है रोड पे ही फोकस करना है और सिर्फ इस ह्यूमन मशीन इंटरफेस पे देखता रहेगा और बड़ा कन्वीनियंटली जो है ना सेफ ड्राइव कर सकता है। ठीक है। और दूसरा मुझे एक अच्छा फंक्शन नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो ये इसके बटन्स हैं वो फिजिकल बटन्स भी हैं। मुझे बड़ा ये टच, क्योंकि हर जो गाड़ी में आता है वो इतना सेंसिटिव नहीं होता और आई थिंक जब बंदा गाड़ी चला रहा होता है तो फिजिकल बटन्स जो हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। तो ये अच्छा दिया है इसमें ट्रैक सिलेक्शन और आपने फिजिकल भी दे दिया और ये पैसेंजर के लिए है और इसके अलावा जो है आप ड्राइवर के लिए आपको यहाँ मिल जाते हैं ट्रैक सिलेक्शन और इधर मीडिया के बटन्स। तो इसके अलावा इसके जो ये फ्लोटिंग डिस्प्ले है इसमें क्या क्या? फ्लोटिंग डिस्प्ले में आपको रेडियो का फंक्शन है।
मीडिया जो है आप यहाँ से USB से इसको लोड कर सकते हैं, तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों सपोर्ट हैं। फिर ब्लूटूथ एम्बेडेड है, तो आप एट एनी पॉइंट अपना मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको HMI में मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन नहीं है? स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन फिलवक्त नहीं है। आई थिंक डालनी चाहिए। यारिस में आती है टी-लिंक के नाम से या करोला में, तो आई थिंक सी-लिंक के नाम से आप भी शुरू कर दें। बिल्कुल, इसको स्टडी करते हैं। अगर इसके साउंड सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कितने स्पीकर हैं? इसमें टोटल 4 स्पीकर्स हैं जो कि तमाम दरवाज़ों पे एम्बेडेड हैं, और इनका जो है कंट्रोल आप कर सकते हैं, इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर स्पीकर आप सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि पीछे अगर बंदा नहीं सुनना चाहता तो ऑफ कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है कि हम करते हैं 0 to 100, तो हम इस दफ़ा सोच रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव में ही लोगों को एक 0 to 100 दे दें। तो व्यूअर्स हम इसका 0 to 100 टेस्ट करते हैं। चले जी। सो व्यूअर्स, आपने 0 to 100 देखा होगा, और अब हम इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं। सर, इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या हैं? ब्रेक टेस्ट से पहले मैं थोड़ा आपसे पूछ लूँ। बिल्कुल, इसमें 5 सीट बेल्ट्स 3 आइसोफिक्स के साथ रियर सीट्स हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं तमाम। अच्छा। तो जो है जो उमूमन चाइल्ड सीट लगाते हैं और प्रॉब्लम होती है कि सीट बेल्ट लगाने के बावजूद वो हिलती जुलती रहती है, तो आइसोफिक्स के तहत आप उसको इंगेज करके चाइल्ड सीट एंकर्स भी हैं। ठीक है। तो ये एक सेफ्टी का एलिमेंट है। इसी के साथ डुअल एयरबैग्स जो है हमारे तमाम वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं। तो यहाँ पे ये एक पैसेंजर साइड का है एयरबैग, और दूसरा जो है ड्राइवर के साइड पे लोकेटेड है। इसी के साथ जो सेफ्टी के हवाले से अगर बात करेंगे तो ABS इसमें स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, एंड जो हीटेड मिरर्स हैं वो पार्ट पार्सल हैं फॉर द सेफ्टी के जो है जब मिस्ट या फॉगी इन्वायरमेंट होता है तो आपकी विजिबिलिटी क्लियर रहे। रियर पे इसके 3 पार्किंग रेडार्स हैं जो कि आपकी प्रॉक्सिमिटी को डिफ़ाइन करते हैं, और जैसे ही आप 1 फीट के ऑब्स्टिकल के करीब आएंगे तो ये कंटिन्यूस बीपिंग साउंड भी देता है। इसमें रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है जो कि डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है, और जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है उसको इमिटेट करता है, और वो आपकी ट्रेजेक्टरी को पूरा बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इसके कुछ सेफ्टी के एलिमेंट्स हैं जो कि हमने ख़ास ख्याल किया है कि अक्रॉस द फ्लोर एक जैसे रहे। चलें, उसमें ओवरऑल आई थिंक ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, और अगर मेरे से फीडबैक सिर्फ अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से लेना चाहें तो आई थिंक इसको थोड़ा सा लेवल होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि अगर बच्चे चिप्स वगैरह खाएं तो थोड़े से बच सकते हैं। आई थिंक इसको थोड़ा सा कंपनी को फीडबैक दूंगा कि रेज कर दें और इसको लेवल पे कर दें। ओवरऑल आई थिंक ये काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है, और ऑब्वियसली जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रिगरसली टेस्ट करेंगे 2 से 3 हज़ार किलोमीटर इस गाड़ी को चलाएंगे और आपके लिए एक डिटेल्ड एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर्म करके आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे। तो अब हम इसका करते हैं 60 to 0 ब्रेक टेस्ट। अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये चाइनीज ओरिजिन कार है। बाकी अगर एज कम्पेयर टू इसके कंपेटिटर यारिस या सिटी, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? 158 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कोई दुश्वारी नहीं आती कि किसी भी रोड पे आए। तो ओवरऑल आई थिंक जो गाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट लुक के हिसाब से मैं अभी ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकता। जब हम इसको 2000-3000 किलोमीटर चलाएंगे, हाईवे पे एक्सटेंसिवली टेस्ट करेंगे, सिटी ट्रैफिक में टेस्ट करेंगे, फ्यूल एवरेज प्रॉपरली इसकी आएगी, तो फिर हम इसके ऊपर ओपिनियन एक फॉर्म कर सकते हैं। शुक्रिया मुबशिर साहब, आपने टाइम निकाला, और आई थिंक काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ड्राइव रिव्यू हो गया। उसमें हमने और भी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर अगर आप इसकी लेटेस्ट प्राइस देखना चाहते हैं अपने शहर में इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट एंड रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पॉपअप बैनर पे क्लिक करके पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे देख सकते हैं। थैंक यू फरहान फॉर द वंडरफुल टाइम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम कस्टमर्स को गाड़ी एज अ होल प्रोडक्ट भी पसंद आया होगा, और कोशिश करें कि टेस्ट ड्राइव लेने के लिए हमारे तमाम डीलर्स नेशन वाइड जो हैं
उन पे जो है आप आएँ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करें, एंड उम्मीद करता हूँ आप नाउमीद नहीं होके जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली दफ़ा दोबारा एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Gaudi ki deals only on